हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कहानी अ लेटर टू गॉड, जिसे लिखा है जी.एल. फ्लुएंटस ने। ये जो कहानी है ये आप जब रीड करेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत सिंपल कहानी है, बहुत छोटी सी घटना है, छोटा सा इवेंट है जिसे इन्होंने लिख दिया है और ये कहानी बन गया है। लेकिन जब आप बिटवीन द लाइन्स रीड करेंगे, जब आप पढ़ेंगे डीप मीनिंग के साथ में, तब कहीं आपको एक ऐसी बात पता चलेगी जो रियली में ये जो लेखक है आपको बताना चाहते थे इस कहानी के माध्यम से। इसलिए हमें इस कहानी को एग्ज़ाम के लिए तो रीड करना है, लेकिन अपने लाइफ के एग्ज़ाम के लिए भी रीड करना है, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हमें अपने लाइफ में सिखाती है कि हमें किस तरीके से जीना चाहिए। तो इस कहानी को एग्ज़ाम प्लस लाइफ के पर्पस से चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि इतने अच्छे लेखक ने इतने सिंपल कहानी के माध्यम से इतनी गूढ़ बातें कैसे बताई। तो देखिए, कहानी शुरू करने से पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसे लिखा है बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड, अब आप बताइए, मतलब कहानी को पढ़ने से पहले आप बताइए कि लोग कहते हैं विश्वास रखिए, विश्वास से पहाड़ को भी हिलाया जा सकता है, लेकिन हमें किस चीज़ में विश्वास रखना चाहिए? बट वॉट शुड वी पुट आर फेथ इन? किस चीज़ में विश्वास रखें ये हमें कोई नहीं बताता। आपने कई बार सुना होगा कि बिलीव इन योर सेल्फ। कुछ लोग अपने आप में विश्वास रखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। कुछ लोग कर्म पर विश्वास रखते हैं कि आप अगर काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो वो आउटपुट देगा, तो उस चीज़ में विश्वास रखो। कोई कहता है भगवान में विश्वास रखो। विश्वास रखो, लेकिन किस में और कैसे? ये कहानी है अ लेटर टू गॉड, और यहाँ से शुरू होती है आपकी कहानी। तो इस कहानी को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं रीड करूँगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, जिससे मैं लाइन टू लाइन हर एक लाइन का मतलब आपको बता पाऊँगी। अगर आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है तो आप, जब मैं रीड करती हूँ, उस वाले पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं पहला लाइन, द हाउस द ओनली वन in the entire valley sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. तो ये जो आप पढ़ रहे हैं पहला लाइन आपको कहानी के सेटिंग के बारे में बता रहा है। सेटिंग मतलब कहाँ पे ये कहानी सिचुएटेड है। तो कोई भी जो लेखक होता है, कहानी को बताने से पहले आपको उस जगह पे पहुंचाता है जहाँ पे कहानी हो रही है। तो ये वो लाइन है जहाँ पे आपको पहुंचाया जा रहा है उस जगह पर। तो वो जगह कौन सी है जहाँ पे ये कहानी एक्शन में है? वो जगह है एक घर, और ये घर कहाँ पर है? एक वैली पर है। इस वैली में ये घर अकेला है, थोड़ा सा लेवल पे है, थोड़ा सा हाइट पे है, जहाँ से आपको नदियाँ दिखती हैं, जहाँ से आपको एक छोटा सा खेत दिखता है राइप कॉर्न का, यानी कि मकाई का खेत, फ्लावर, और इस तरीके की आपको नज़ारे जो है इस जगह से दिखते हैं। अब आपके दिमाग में आ गया होगा एक घर, और वो घर कहाँ पर है? पहाड़ियों पे, छोटी छोटी पहाड़ियों पे। उस पहाड़ी से क्या क्या दिखाई देता है? आपको दिखाई देता है एक खेत जहाँ पे मकाई है, मकाई उगाया है किसी ने, बगल से नदी जा रही है, फूल भी हैं। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में ये जगह आ चुकी है। अब हम आगे पढ़ते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। मतलब कि अब क्या है, ये जो खेत था जहाँ पे मकाई उगा हुआ था, अब इस खेत को थोड़ा सा पानी चाहिए था, बारिश का थोड़ा सा शावर चाहिए था, ताकि बहुत ही अच्छी तरीके से ये गुड हार्वेस्ट दे सके। पहले वाले लाइन में ये बताया गया था, जो राइप कॉर्न का फील्ड है वो प्रॉमिस करता है गुड हार्वेस्ट, यानी कि लगभग लगभग अच्छी तरीके से मकाइयाँ उग चुकी हैं, लेकिन थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है ताकि ये और अच्छे से बन जाए।
तो इस तरीके की वहाँ पे एक सेटिंग है। और क्या होता है, एक दिन इसी जगह पे होता है एक फार्मर जिसका नाम था लेंचो। ठीक है, लेंचो क्या करता है, ये जो आपने एरिया देखा, ये जो आपने खेत देखा, वो किसका खेत था? ये था लेंचो का। और लेंचो क्या करता था, वो रोज़ सुबह उठ के पूरा दिन आसमान में देखता था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कि आज बादल आ जाए, थोड़ा सा पानी बरस जाए, थोड़ा सा शावर गिर जाए, ताकि ये जो मेरी मकाइयाँ हैं ये अच्छे से उग जाए। यहाँ पे लिखा है द लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, यानी कि बहुत अच्छे से अपने खेत के बारे में इसे पता था। मतलब वो जो खेती करता था उसे डिटेल में पता था कि उसे कितने पानी की आवश्यकता है, और उतने ही पानी के लिए ये रोज़ बादल को निहारा करता था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कि हे भगवान, आज थोड़ी बारिश हो जाए तो मेरे जो खेत हैं अच्छे से राइप हो जाएं। फिर आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। ये किसने कहा? ये लेंचो ने कहा। उनके बगल में कोई वुमन रही होगी, उनसे उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है कि पानी मिल सकता है, क्योंकि वो रोज़ क्या काम करता था, बादल को देखता था, तो शायद उसे बादल दिखा होगा, इसीलिए उसने प्रोबेबिलिटी बताई कि आज शायद थोड़ा सा बारिश हो सकता है। तो जो औरत थी जिससे उन्होंने कहा, वो सपर प्रिपेयर कर रही थी। सपर प्रिपेयर कर रही थी मतलब वो खाना बना रही थी। और उसने कहा यस गॉड विलिंग। तो उसने कहा हाँ, भगवान की इच्छा जैसे हो, बारिश अगर हो जाए तो अच्छा ही है, भगवान की इच्छा होगी तो आज बारिश हो जाएगा। और फिर क्या होता है, यहाँ पे लिखा है द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड while smaller ones were playing near the house until the women called to them all come for dinner. It was during the meal that just, तो ठीक है, पहले यहाँ तक हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे विमेन ने क्या कहा कि हाँ, अगर भगवान की इच्छा होगी तो बारिश होगा। और फिर वहाँ पे उन्होंने फिर से सेटिंग के बारे में बताया, वहाँ पे क्या हो रहा था, कैसा माहौल था। खेत में कुछ बड़े बच्चे थे, बड़े बॉयज़ थे जो काम कर रहे थे, कुछ छोटे बॉयज़ थे जो खेल रहे थे। उन लोगों को इन औरत ने बुलाया खाना खाने के लिए। अब क्या होता है, अब वो खाना खाने के लिए आ जाते हैं। अब आगे लिखा है इट वॉज ड्यूरिंग मील जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। मतलब कि जिस तरीके से लेंचो ने अभी थोड़ी देर पहले प्रिडिक्ट किया था कि बारिश हो सकती है, वैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाती है। जैसे वो लोग खाना खाने बैठते हैं, बड़े बड़े ड्रॉप्स गिरते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अप्रोचिंग मतलब पास में आ रहे थे। जैसे यहाँ पे इनका घर है और यहाँ से बादल यहाँ पे अप्रोच कर रहा है, तो मतलब आ रहा है पास में। तो इट वॉज इन द नॉर्थ ईस्ट, जहाँ से बादल जो है आ रहे थे पास में। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, मतलब कि जब थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर जाती है तो एक अर्थ की स्मेल आती है बहुत अच्छी सी, कुछ उस तरीके की अच्छी सी खुशबू आ रही थी और बहुत ही फ्रेश हवा आ रही थी जैसे बारिश के टाइम पे होती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड when he returned he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are fives. तो ये जो व्यक्ति है लेंचो, लेंचो क्या करते हैं, ये बाहर जाते हैं। ये बाहर क्यों जाते हैं? क्योंकि इन्हें इन्हें बारिश जो है फ़ील करना था, ताकि ये ड्रॉप्स को फ़ील कर पाएँ और देखें कि हाँ सचमुच बारिश हो रही है। ये बाहर जाते हैं और ये बहुत ही खुशी से एक्सक्लेम करते हैं। एक्सक्लेम करने का मतलब कोई चीज़ खुशी से कहना या आश्चर्यचकित होकर के कहना कि ये जो बूंदें गिर रही हैं, ये बूंदें सिर्फ बूंदें नहीं हैं, सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये एक्चुअल में हमारे लिए पैसे हैं, 10 सेंट पीसेस। मतलब कि जो बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं, यानी हमारे इंडिया के हिसाब से 10 रुपया है। ये जो छोटे ड्रॉप्स हैं ये 5 रुपया है। तो यहाँ पे ऐसा वो क्यों कहते हैं, क्योंकि आप भी समझ पा रहे हैं बारिश होगा तो इनका खेत अच्छे से
ग्रो कर पाएगा, इनकी जो मकाई इन्होंने उगाई है जिसे बेच करके ये अच्छे से पैसा कमा पाएंगे। बेसिक सा आइडिया यही था। तो ये बहुत खुश हो जाते हैं बारिश को देख करके। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन द कर्टन ऑफ रेन। ठीक है, ये जो मैंने लाइन अभी रीड किया इसका मतलब है कि सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ, मतलब कि बहुत ही संतोषजनक भाषा में इन्होंने कहा कि देखो कितना अच्छा है, मेरी जो मकाइयाँ हैं ये बारिश में भीग चुकी हैं, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत खुश था वो व्यक्ति, ऐसे लग रहा था भगवान को धन्यवाद दे रहा है। लेकिन अचानक क्या होता है, सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो। मतलब ये खुशी तो शायद 5 मिनट की थी बेचारे की, मतलब सडनली क्या होता है, एक बहुत जोर की हवा आती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन। बारिश तो हो रही थी लेकिन इस तेज हवा के झोंके के साथ हेल स्टोन्स आ जाते हैं। हेल स्टोन क्या होता है, हेल स्टोन होता है, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप गूगल पे देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से जैसे बर्फ़ के जो गोले होते हैं वो गिरते हैं, इन्हें हम इंग्लिश में हेल स्टोन्स कहते हैं। और जब ये बहुत तेज़ी से गिरने लगते हैं तो हम उसे हेल स्टॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो लौटते हैं हम अपने कहानी पर। और यहाँ पर अचानक से क्या हुआ था, बारिश होते होते ये हेल स्टोन जो है गिर जाता है। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। मतलब कि अभी तक ये लोग क्या कह रहे थे कि ये जो बूंदे हैं ये कॉइन्स है, ये पैसे हैं, ये सिक्कों की तरह है। थोड़ी देर बाद जब ये बर्फ़ गिरने लगता है तो ये लेखक यहाँ पे व्यंग करते हैं, आयरनी करते हैं कि ये तो सचमुच के कॉइन्स की तरह ही था। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि ये तो ट्रूली सिल्वर कॉइन ही दिख रहा है, ये इनकी इच्छा इतनी जल्दी कैसे पूरी हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इन्होंने एक आयरनी किया है, यानी कि व्यंग किया है। आगे पढ़ते हैं। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स। जो जो बच्चे थे, जो बॉयज़ थे, जो लोग बारिश में खड़े थे, अब वो क्या करते हैं, वो लोग फटाफट ये फ्रोज़न पर्ल्स यानी ये जो हमने अभी हेल स्टोन्स देखा उसे जल्दी जल्दी ये लोग कलेक्ट करने लगते हैं। अब आगे रीड करते हैं क्या होता है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। पहले उसने एक्सक्लेम किया था खुशी से, अब वह एक्सक्लेम कर रहा है दुखी होके कि अरे ये तो बहुत बुरा हो रहा है, अब ये तो मतलब इट इज़ गेटिंग वेरी बैड नाउ, आई होप इट पासेस क्विकली। मतलब भगवान करे जल्दी से ख़त्म हो जाए ये। इट डिड नॉट पास क्विकली। ये जो बर्फ़बारी हो रही थी वो मैन चाहता था वो रुक जाए। क्यों? क्योंकि खेतों में अगर बर्फ़ गिर जाएगा तो वो तो ख़राब हो जाएगा ना। लेकिन क्या होता है, ये रुकता है? ये नहीं रुकता है। इट डिड नॉट पास क्विकली। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. ये जो हमने अभी तक पूरे कहानी की सेटिंग पढ़ी है जहाँ पे ये लोग हैं, वो पूरे जगह पे क्या होता है, बर्फ़बारी हो जाती है। लगभग 1 घंटे के लिए वहाँ बर्फ़ गिरता है, सब कुछ जो है बर्फ़ से ढक जाता है। द फील्ड वॉज वाइट। मतलब कि बर्फ़बारी के बाद ये जो फील्ड थी, जो फील्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, खेत खलिहान ग्राउंड, इस तरीके का जो भी फील्ड था वहाँ पे जो मीडो थी वो सब बर्फ़ से ढक जाती है और वो वाइट कलर की हो जाती है। आगे क्या होता है, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ इट वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट। मतलब ऐसा लग रहा था वो नमक से ढक गया है, बट एक्चुअली में वो बर्फ़ से ढका हुआ था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ग्राउंड ऑन द ट्री, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। अभी ये बारिश हुआ, बारिश के वजह से जो कॉन्सिक्वेंस हुआ है वो आप पढ़िए। यहाँ पे उन्होंने बताया कि बर्फ़ की वजह से पेड़ों में से पत्तियाँ झड़ गई, कॉर्न पूरा डिस्ट्रॉय हो गया यानी कि मकाइयाँ पूरी ख़राब हो गई, तहस नहस हो गई। और जो फूल थोड़ी देर पहले हमें दिख रहे थे, जो हमने वादियों में देखा था, फूल, मकाई और ये पेड़ पौधे, ये सब क्या हो गए, ख़राब हो गए 1 घंटे के बर्फ़बारी में। और लेंचो जो है बेचारा, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है।
जब ये स्टॉर्म चला जाता है, यानी जब ये तूफ़ान जो है, ये जो बारिश जो थी, ये जब ख़त्म हो जाती है, फिर क्या होता है, तब लेंचो बाहर आता है और वो खड़ा होता है और वो कहता है अपने बच्चों से कि जो प्लेग ऑफ लोकस्ट था ना बच्चों, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, यहाँ लोकस्ट का मतलब बताया गया है छोटे छोटे किरौने। जैसे हम पढ़ते हैं टिड्डियों के बारे में, जब खेतों में टिड्डियों का कहर आ जाता है और वो लोग सारे फसलों को बर्बाद कर देते हैं, ऐसे प्रकार के जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये लोग भी अगर आते हैं तो फसलों को थोड़ा तो छोड़ जाते हैं कि कुछ तो बचा रहे। लेकिन ये जो आया बर्फ़ का कहर, इसने तो सब कुछ खराब कर दिया। आप देख सकते हैं ये लेंचो, लेंचो का मुंह एकदम उतर चुका है। दुखी लेंचो अपने डिस्ट्रॉयड फील्ड को, अपने डिस्ट्रॉयड मकाइयों को देख रहा है और ये पेड़ जिनकी पत्तियां झड़ चुकी हैं, फूल जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, और ये सब कुछ बर्फ़ से ढका हुआ है। फिर लेंचो क्या कहते हैं अपने बच्चों से कि इस साल हमें कोई मकाई नहीं मिलने वाली है, इस साल हम लोग भूखे मरेंगे। वी ऑल विल गो हंग्री दिस ईयर। वो लोग बहुत ही दुखी होते हैं और पूरी रात सॉरोफुल, यानी कि बहुत ही दुखदाई रात बिताते हैं, ये सोचते सोचते कि हमने जितना भी काम किया इट वॉज़ फॉर नथिंग, इतना पैसा लगाया, इतनी मेहनत की, ये सब तो खराब हो गया। अब तो हमारी मदद करने वाला अब तो कोई नहीं है, अब हम लोग क्या करें। आगे रीड करते हैं, देखते हैं क्या होता है इतने दुख के बाद। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। मतलब कि वहाँ वो लोग अकेले रहते थे, वो अकेला घर दिखाई देता था उस कंप्लीट वैली में। वहाँ पर मिडिल ऑफ द वैली में, उस घर में एक सिंगल होप था, और वो किसका होप था? भगवान का होप। ये लोग किस चीज़ में विश्वास रखते थे? इनके दिल में किसके प्रति निष्ठा और फेथ थी? वो थी भगवान की हेल्प। ये सोच रहे थे कि चलो ठीक है, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे। तो देखते हैं कैसे भगवान ने इनकी मदद की। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss, remember no one dies for hunger। जैसे हम लोग अपने आसपास में कहते हैं ना कि भगवान ने अगर आपको पैदा किया है तो भूखे नहीं मारेगा आपको, वैसे ही ये लोग भी आपस में एक दूसरे को समझा रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, ये सब हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भूखा नहीं मरता है, सबके लिए कुछ ना कुछ भगवान सोचे रहते हैं। तो ये सब ये लोग आपस में बातें कर रहे थे। फिर आगे क्या होता है, यहाँ पे कोई कहता है दैट्स वॉट दे से नो वन, अच्छा सॉरी ये तो मैंने रीड कर लिया था। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience। तो मतलब ये पूरी रात लेंचो उसी होप के बारे में सोचता रहा, वही भगवान के बारे में सोचता रहा जिनकी आंखें सब कुछ देख लेती है। मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन ये कहता है कि लेंचो सोच रहा था कि भगवान तो मेरी मदद ज़रूर करेगा, भगवान तो सब कुछ देख सकते हैं, और उन्हें तो मेरे अंदर और किसी के भी अंदर की जो आत्मा है वो क्या सोचती है उसके बारे में भी पता है। बाहर की चीज़ों को तो वो देख सकता है, अंदर की आत्मा के बारे में भी वो देख सकता है, अंतर मन के बारे में भी वो देख सकता है। उसे तो पता है यहाँ मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी मदद भगवान ज़रूर करेंगे। ऐसे वो सोचते सोचते रात भर बिता देता है। फिर क्या होता है, लेंचो वॉज एन ऑक्स of a man working like an animal in the fields but still he knew how to write। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है समझने में, बट बहुत सिंपल इसका मीनिंग ये है कि लेंचो जो था बहुत हार्ड वर्किंग व्यक्ति था। वो पागलों की तरह खेत में काम करता था, मतलब जानवरों की तरह
खेत में काम करता था, जिस तरीके से बैल जो है पूरा दिन भर बिता देता है, लेकिन इस बैल में और लेंचो बैल में एक फ़र्क है। वो ये है कि लेंचो को लिखने भी आता है। तो क्या करते हैं, वो इस कला का उपयोग करते हैं। कैसे? द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर which he himself would carry to town and place in the mail। तो ये जो लेंचो है, जिन्हें लिखना आता है, यहाँ पे देखो कितने स्मार्टली जो राइटर है उसने लेंचो के बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि लेंचो को लिखना आता है। पहले लेंचो को कंपेयर किया एक ऑक्स के साथ, लेकिन फिर बाइफरकेट किया कि ये वो ऑक्स नहीं है जो सिर्फ काम ही करता है, लेकिन इसे लिखना भी आता है। फिर बता रहे हैं कि अब वो क्या करेंगे, लेटर लिखेंगे। तो इसे कहते हैं कहानी को टर्निंग पॉइंट पे ले आना। ठीक है, यहाँ से जो स्लोप है ना कहानी का, वो चेंज होता है। देखो ये वो जगह है। कैसे? अब यहाँ पे लिखेंगे, लेंचो जी का लेटर लिखेंगे गॉड को, और क्या करेंगे, वो खुद ही इसे ले जाएंगे टाउन में, और मेल मतलब जहाँ पे पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पे ये उसे पुट करेंगे। और कुछ नहीं, क्या ये लिखे थे, ये लिखे थे लेटर टू गॉड, भगवान के पास लिखते हैं। क्या लिखते हैं ये भगवान को, मतलब भगवान कह लो, ईश्वर कह लो, खुदा कह लो, गॉड कह लो। इन्होंने गॉड को क्या लिखा, इन्होंने लिखा इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमारा जो परिवार है ये इस साल भूखे मर जाएगा। मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेतों में फिर से बुवाई जुताई कर सकूं, क्योंकि हेल स्टॉर्म की वजह से सब कुछ ख़राब हो चुका है। ये सारी बातें जो है बताते हैं भगवान से। यहाँ पे देखिए कहानी का मेन जो आत्मा है, आप कह सकते हैं यहीं पर है। विश्वास की बात है इस कहानी में। अब यहीं पर वो विश्वास जो है भगवान में दिखा रहे हैं कि देखो कोई ना कोई मदद ज़रूर करेगा, एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो इसीलिए इन्होंने, इनका विश्वास ही है जो ये लेटर लिखवा रहा है। ऐसे वास्तविकता में कोई भगवान को लेटर लिख नहीं सकता, लेकिन इनको एक विश्वास है, जिस विश्वास के मदद से इन्होंने क्या किया, लेटर लिखा। ये अच्छा विश्वास है। क्यों? क्योंकि ये इनको प्रॉब्लम से सल्यूशन की तरफ ले जा रहा है। अगर इनको रियल सल्यूशन नहीं मिला तो इनको मानसिक सल्यूशन तो ज़रूर मिल जाएगा कि मैंने भगवान को बोल दिया है, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल जाएगा। होप तो सबसे अच्छी चीज़ है, वो इस फेथ के माध्यम से इन्हें मिलने वाला था। फिर क्या होता है, इन्होंने लिखा, इन्होंने मतलब ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, मतलब लेटर लिखने के बाद इन्होंने एनवलप पे लिख दिया टू गॉड, और फिर क्या कर दिया, उसे उन्होंने पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प लगा करके मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। ठीक है, एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, और उसे मेल बॉक्स में इन्होंने ड्रॉप कर दिया। फिर क्या होता है, जैसे लेटर्स को पोस्टमैन लेके जाता है सबके पास, उसी तरीके से एक पोस्टमैन जो था उसने पोस्ट ऑफिस से ये लेटर उठाया और उसने देखा और हंसने लगा, और हंसते हंसते उसने इस लेटर को अपने बॉस तक पहुंचाया। ही वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। उसका जो बॉस था वो कौन था, वो था पोस्ट मास्टर। वो ले जाता है और कहता है देखो ऐसा कहीं होता है क्या, आज तक तो मैंने ऐसा कोई लेटर नहीं देखा जहाँ पे भगवान का कोई, मतलब गॉड का कोई एड्रेस हो। अब आप ही बताइए मैं कैसे पहुँचाऊँ भगवान तक ये लेटर। तो वो जो पोस्टमैन था, वो जो पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर में डिफरेंस है। पोस्टमैन वो जो हर जगह पहुंचा रहा है लेटर को, और पोस्ट मास्टर जो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है। तो जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा व्यक्ति था, मोटा था, ठीक है, एमाइएबल था। तो एमाइएबल का मतलब होता है बहुत फ्रेंडली और प्लेजेंट। फ्रेंडली मतलब हंसमुख व्यक्ति था और खुश मिजाज था। तो यहाँ पे आपको कहानी बताते बताते पोस्ट मास्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी उन्होंने बता दिया, ताकि आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो सके उस पोस्ट मास्टर का। ठीक है, अगर यहाँ पे लेखक ने बताया होता
ही वॉज रूड, ही वॉज नॉट वेरी गुड पर्सन, तो एक गुस्से वाला चेहरा आपके दिमाग में होता। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया एमिएबल फेलो था, फैट था, तो आपके दिमाग में एक मोटा व्यक्ति जो स्माइल कर रहा है, खुश व्यक्ति, ऐसा कोई इमेज क्रिएट हुआ होगा। तो पोस्ट मास्टर ने भी हंसना शुरू कर दिया ये लेटर देखकर। इस तरीके से हंसते हंसते वो अचानक से सीरियस हो जाते हैं और लेटर को वो क्या करते हैं, अपने डेस्क पर टैप करते हैं। और जो पोस्ट मास्टर है वो कहते हैं वॉट फेथ, मतलब वाह क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, मतलब कि काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता जैसा इस व्यक्ति के पास है भगवान के प्रति, ऐसा विश्वास काश मेरे पास भी होता, वो पोस्ट मास्टर कहता है। तो फिर पोस्ट मास्टर क्या कहते हैं कि इस व्यक्ति का जो विश्वास है, मतलब भगवान के प्रति जो निष्ठा है, ये अडिग नहीं होना चाहिए, ये टूटे नहीं, इसलिए हम एक काम करते हैं, इसका हम आंसर करते हैं। ये इसने भगवान के लिए लेटर लिखा है, तो हम लोग इसका आंसर इसे पहुंचा देते हैं ताकि इसको जो है बुरा ना लगे कि भगवान ने मुझे रिप्लाई नहीं किया। ये चीज़ इस सेंटेंस में लिखी हुई है। अब आगे हम रीड करते हैं। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. तो पोस्ट मास्टर को तो लगा था कि ये एक लेटर है जिसका रिप्लाई हमें देना है, लेकिन लेटर ओपन करने पे वो पढ़ते हैं कि इसमें तो पैसे मांगे गए हैं। तो पैसे मांगे गए हैं, इसका मतलब कि इसका रिप्लाई देने के लिए इन्हें पेपर, इंक, इससे ज़्यादा चीज़ लगेगी। क्या लगेगा? वो लगेगा पैसा। 100 पैसोस मांगे थे लेंचो ने। अब ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये एक चैरिटी का काम है। रीड करती हूँ मैं, आपको फिर एक्सप्लेन करती हूँ। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, मतलब यहाँ पे वो पोस्ट मास्टर कहते हैं कोई बात नहीं, पैसे लगेंगे तो कोई बात नहीं, मैं इसकी मदद ज़रूर करूँगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, he himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। तो वो क्या करता है, वो मुश्किल से कुछ एम्प्लॉयज़ से, खुद से और अपने दोस्तों से पैसे जो है जुटाता है ताकि वो एनवलप में डाल करके लेंचो को दे सके भगवान के तरफ से पैसा। उसके लिए जो है बहुत ही मुश्किल था कि वो 100 पैसोस जुटा पाए। फिर भी उसने क्या किया, बहुत बहुत मेहनत किया और he was able to gather more than half, a little more than half, यानी कि 100 तो नहीं लेकिन आधा यानी 50 से थोड़ा सा ज़्यादा वो इकट्ठा कर पाया था। और उसे उसने क्या किया, एनवलप में डाला, लेंचो का एड्रेस उसने लिखा पोस्ट मास्टर ने, और वहाँ पे एक ही वर्ड लिखा, वो था सिग्नेचर ऑफ गॉड। ये पैसे जो है एनवलप में डाल करके उसका एड्रेस उन्होंने डाल दिया। फिर क्या होता है, फॉलोइंग संडे, अगले संडे को लेंचो थोड़ा जल्दी आ जाता है और पूछता है कि मेरे नाम की कोई चिट्ठी आई क्या, मैंने कुछ दिन पहले चिट्ठी दिया था। तो जो पोस्टमैन थे उन्होंने खुद ही, मतलब कि वहाँ पे मेल बॉक्स में डाला जाता था लेटर जो रिप्लाई में आता था, लेकिन यहाँ पर पोस्टमैन ने खुद ही अपने हाथों से उस लेटर को लेंचो के हाथों में दिया और दूर से बैठ करके अपने ऑफिस के अंदर से जो पोस्ट मास्टर थे वो भी इस कंटेंटमेंट को देख रहे थे कि एक व्यक्ति जिसको रिप्लाई में भगवान ने रिप्लाई दिया है उसका सेटिस्फैक्शन कैसा होगा। वो उतनी दूर से बैठ करके वो एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहा था कि इसको रिप्लाई आया है, देखते हैं ये खुश होता है या नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लेंचो जो है showed not the slightest surprise on seeing the money। लेंचो ओपन करता है लेटर को और देखता है कि पैसे तो हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंस से कि अरे मैंने तो लिखा था तो पैसे तो आने ही थे, जैसे उसके लिए ये नॉर्मल बात थी, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, उसका विश्वास जो है इतना स्ट्रॉन्ग था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, क्योंकि हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पूरे पैसे इकट्ठा कर पाना पोस्ट मास्टर के लिए मुश्किल था, तो उसने थोड़े पैसे इकट्ठा किए थे
यहाँ पे वो पैसे देखता है, लेंचो पैसे देखता है और यहाँ पे वो क्या सोचता है कि भगवान यानी गॉड ने यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं किया होगा। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। मतलब कि भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती है, मैंने जितना बोला है उतना तो वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। और कुछ सोचते सोचते लेंचो फिर से पेपर लेते हैं और इंक लेते हैं। यहाँ पे इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो एंड टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। वो पेपर और इंक लेते हैं। ये सब चीज़ जो है पोस्टमैन और पोस्टमास्टर जो है एक्सपीरियंस कर रहे थे कि आखिर ये कर क्या रहा है। वो इंक लेते हैं और पेपर लेते हैं और वहाँ पे जो राइटिंग टेबल है, पब्लिक राइटिंग टेबल उस ऑफिस में, वहाँ पे वो बैठ जाते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं। वो लिखते लिखते कुछ अपने भौहों को यानी कि अपने ब्रोस को, आईब्रोज को थोड़ा व्रिंकल करते हैं, थोड़ा सिकोड़ते हैं और कुछ लिखते हैं, कुछ एफर्ट के साथ एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी आइडिया। वो क्या एक्सप्रेस करते हैं देखो यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, वो बाद में बताते हैं। उसके पहले ये जब लिख लेते हैं तो वो विंडो के पास जाते हैं और वहाँ से एक स्टैम्प खरीदते हैं और लिख कर यानी कि उसको चिपकाते हैं अपने लेटर के ऊपर। ये देखिए आप, लेंचो है, लेंचो ने लेटर लिख लिया है, उसके ऊपर स्टैम्प चिपका दिया है और अब वो विंडो के पास जा कर के दे रहे हैं लेटर ताकि इसे मेल बॉक्स में डाला जा सके। फिर वहाँ से ये जो लेटर है वो मेल बॉक्स में चली जाती है और जैसे ही वो मेल बॉक्स में जाता है, जो पोस्ट मास्टर है वो खुद ही उठ कर के जाता है और वो लेटर निकाल के देखता है कि इसने रिप्लाई में क्या लिखा इस इंसान ने। तो उसमें जो है क्या लिखा था वो अब आप रीड करिए, मतलब समझिए। लिखा था कि गॉड, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the email. Sorry, not email. Don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा कि भगवान, हमने आपसे 100 पैसोस मांगे थे लेकिन हमें सिर्फ कितना मिला, 70 पैसोस मिला है। आप हमें पैसे रिमेनिंग भेजिए लेकिन मेल के थ्रू मत भेजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ये लोग बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ये लोग मेरे पैसे जो हैं चुरा लेते हैं और रिमेनिंग पैसा जो है मुझे नहीं मिल पाया इन्हीं के वजह से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो लेंचो हैं, इनका जो विश्वास पहले था वो ये था कि हमारा सब कुछ ख़राब हो चुका है, लेकिन एक विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब जो इनका विश्वास है अभी भी वो सेम विश्वास है, लेकिन कहीं न कहीं ये अंधविश्वास की तरह लग रहा है। इन्हें पहली बात तो खुद ही रैशनलाइज़ थिंकिंग सोचनी चाहिए कि भगवान ने पैसे तो मेरे पास भेजे नहीं होंगे, किसी व्यक्ति ने ही भेजा है और उसने चलो 70 तो भेजा, अच्छा सोचना चाहिए था ना उन्हें। यहाँ पे अब आपको पता है कि एक्चुअल में इन्होंने, इनकी जो मदद है किसने की, पोस्ट मैन ने। पोस्ट ऑफिस में जो लोग थे, कर्मचारी जो थे जिनको ये गाली दे रहे हैं, गाली मतलब जिनको ये कोस रहे हैं, उन्होंने ही इनकी मदद की है। जो इनकी मदद कर रहे हैं उनको ये मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है। आपने ये सुना होगा कहीं ना कहीं पर, अगर आप एक पानी का ग्लास देखते हैं और आधा खाली है तो आप देखते हैं कि ये आधा खाली है, लेकिन आपको देखना चाहिए कि वो आधा भरा हुआ है। ये है सोचने के नज़रिया को जो इन्होंने यहाँ पे लेखक ने बताया है। यहाँ पे जब फेथ है, फेथ में डिस्टिंग्विशमेंट की गई है, कब फेथ आपके लिए अच्छा है, कब आपके लिए फेथ खराब है। जब आप बुरे वक्त में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छे के लिए सोचते हैं, तो वो अच्छा विश्वास है, वो गुड फेथ है। लेकिन वही फेथ जब यहाँ इन्हें मदद मिलने के बाद भी इन्हें खुशी नहीं दे पा रहा है, इन्हें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और किसी ने मदद की फिर भी उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, तो ऐसा फेथ अच्छा फेथ नहीं है। आप सब किसी ना किसी चीज़ में विश्वास रखिए, लेकिन सोच समझकर और सूझबूझ के साथ में। तो ये जो लेटर टू गॉड है, ये यही कहानी थी, फेथ से रिलेटेड कहानी थी। फेथ यानी कि विश्वास, निष्ठा, इससे रिलेटेड कहानी थी। तो आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़िए, लेकिन
इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको विश्वास कैसे करना है, किस तरीके से करना है। देखिए, विश्वास सेम है दोनों जगह पर, लेकिन पहले वाले विश्वास ने हमारे दिमाग में लेंचों के लिए एक अच्छा इमेज क्रिएट किया, लेकिन ये जो लास्ट में इन्होंने जो विश्वास किया, इसके वजह से इनके बारे में एक कुरीति, मतलब कि एक बुरा इमेज डेवलप कर दिया है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं इस कहानी को अच्छे से, और कहानी में अभी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से अपनी अंडरस्टैंडिंग को ज़रूर शेयर करिए इस कहानी का। आपको क्या मॉरल मिला, आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से शेयर करिए।